स्वागत है आप सभी का क्लास ऑक्साइड में। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, यहां पे जो टॉपिक्स आप दिए गए हैं आप देख सकते हो। इसमें से जो पहला जो टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th। देखो पूरे आप चैप्टर को ना, पूरा ये जो चैप्टर है, चैप्टर आपकी जो 1 है हिस्ट्री की, इसको कुछ इस तरीके से टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो। तो हमने जो करना है वो है पहला टॉपिक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th। इस वीडियो में देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। तो देखो 1774 में होगा ये कि फ्रांस में एक नया किंग आएगा, लुइस 16th। और ये पर्सन बिलोंग करेगा कौन सी फैमिली से? बर्बन फैमिली से। ये नाम आप याद रखना, बर्बन फैमिली, ठीक है। तो 1774 में एक 20 साल का लड़का ये बनेगा फ्रांस का किंग, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता है। नाउ, और जब ये किंग बनेगा उस समय एक सिचुएशन ये होगा कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। जब लुइस 16 फ्रांस का किंग बनेगा उस समय फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब होगी। नाउ क्यों ऐसा? प्राइमरी दो कारण है, मेनली दो कारण है। पहला, जो किंग का लाइफ स्टाइल था, जो पूरा जो रॉयल फैमिली जो किंग जो थी उसकी पूरी जो लाइफ स्टाइल जो थी, एक तो वो कारण है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर, बहुत लंबी लड़ाई। जब फ्रांस का किंग जब राजा बनेगा वो ये देखेगा कि ट्रेजरी जो है, खजाना जो है, वो ट्रेजरी एकदम खाली है, ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तो क्या कारण थे? तो ये दो कारण थे, समझते हैं और डिटेल में इसे। पहला जो है वो है लॉन्ग पीरियड ऑफ वॉर। देखो फ्रांस की अगर हम लोग बात करें ना, तो फ्रांस बहुत लंबे समय से वॉर में था। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। फ्रांस की ब्रिटेन के साथ कुछ अच्छी रिलेशन नहीं थी इस टाइम में। वो लगातार लड़ाई लड़ रहा था, वॉर में था ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन वालों ने जिस तरीके से इंडिया को एक तरह से गुलाम जब बनाया था, हम इंडियन जो है एक तरह की जब कॉलोनी जब थे ब्रिटेन की, वैसे ही एक टाइम में अमेरिका भी ब्रिटेन के जो है कब्जे में था। फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प किया, अमेरिका के 13th कॉलोनीज को हेल्प किया इंडिपेंडेंस हासिल करने में। किनसे? ब्रिटेन से। और जब ये सब कुछ हो रहा था, वॉर हो रही थी, ऑफ कोर्स पैसे खर्च होते हैं, बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। फ्रांस की गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा पैसे नहीं थी कि उस समय जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो कौन थी? वो तो किंग वाली गवर्नमेंट थी, मोनार्की बोलते हैं इसे। तो फ्रांस की वो जो मोनार्की वाली गवर्नमेंट थी उसके पास इतने पैसे नहीं थे। वो इनफैक्ट उधार लेकर के, डेब्ट में थी, उधार लेके वॉर कर रही थी। सोचो किनसे उधार ले रही थी? तो फ्रांस के ही जो थोड़े से रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनसे फ्रांस की गवर्नमेंट उधार ले रही थी। और जो है ये उधार लेकर के वो वॉर कर रही थी। और लगभग कितना उधार ले चुकी थी, डेप्ट हो चुका था लगभग 2 बिलियन लिवरेज। ये लिवरेज क्या है? जैसे हमारे कंट्री में जैसे रुपया चलता है ना अभी, वैसे उस टाइम में वहां पे फ्रांस में लिवरेज चलती थी। तो ये उधारी की लड़ाई चल रही थी। और जो लोग इसे उधार दे रहे थे फ्रांस की गवर्नमेंट को, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे थे, 10% जैसा इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे थे। अब आप सोचो जब इतना इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली फ्रांस की गवर्नमेंट को उनको तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ना, जिनसे उधार लिया है। तो फ्रांस का जो भी पैसा आता था टैक्स के हेल्प से, फ्रांस का जो भी बजट था, फ्रांस की जो भी बजट थी, जो भी टैक्स के पैसे आते थे, वो लगभग उसका बहुत बड़ा पार्ट चल जाता था क्या, ये इन अमीर लोगों को इंटरेस्ट पे करने में। क्योंकि फ्रांस का गवर्नमेंट को इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लोन लिया है तो फ्रांस का बजट टोटली बहुत ही खराब हो चुका था, गड़बड़ हो चुका था। तो इस पीरियड में हम लोग ये देखेंगे कि एक तो वॉर के कारण सिचुएशन खराब हुई ही फ्रांस के किंग को क्या करना चाहिए था? अपने खुद के खर्चे भी थोड़े कम करने चाहिए थे, जो राजशाही जो था वो थोड़ा कम करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका जो लाइफ स्टाइल था वो अभी भी बहुत ही ज्यादा लग्जीरियस, उनकी जो पैलेस थी वर्सलीस में, एकदम लग्जीरियस है ना, लाइफ जो है वो चल रही थी। तो इन सब कारणों से देखेंगे हम लोग, जो ट्रेजरी जो थी, खजाना जो था, उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था, ऑलमोस्ट खाली हो चुका था। पैसे नहीं आ रहे, राजा की लाइफ में कोई चेंज नहीं है, फ्रांस की जो है गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सारे इंटरेस्ट पे करना है, जिनसे लोन लिया है लड़ाई लड़ने के लिए। किनसे? ब्रिटेन से। फ्रांस की गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी को मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के ऑफिसेस को चलाने के लिए, यूनिवर्सिटी चलाने के लिए और पैसे चाहिए थे, है ना, उनको और ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प चाहिए था।
लेकिन ये आएंगे कहां से? तो उन्होंने डिसाइड किया, फ्रांस के किंग ने डिसाइड किया, एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट, यहां से बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट होगा? फ्रांस का सोसाइटी समझो, आप समझोगे, ठीक है? तो प्रॉब्लम मैं बताने से पहले फ्रांस का सोसाइटी के बारे में आप थोड़ा सा समझ लो। उस टाइम में ये बात हो रही है 1774 1779, उससे पहले की जब बात हो रही है, उस टाइम में फ्रांस के सोसाइटी को 3 ग्रुप में आप डिवाइड कर सकते हो। पहला जो है वो है फर्स्ट ईस्टेट, दूसरा ग्रुप सेकंड ईस्टेट, तीसरा ग्रुप थर्ड ईस्टेट्स, है ना? तो इस तरह से फर्स्ट ईस्टेट, सेकंड ईस्टेट एंड थर्ड ईस्टेट जो है वो फ्रांस की सोसाइटी कुछ इस तरीके से डिवाइडेड थी। कौन थे इन ग्रुप्स में? तो जो फर्स्ट जो स्टेट था, इसमें थे क्लर्जीज। इसमें कौन थे? जो क्लर्जीज जो थे वो थे। ये क्लर्जीज किनको बोल रहे हैं? तो ये ऐसे लोग थे जो कुछ स्पेशल फंक्शन करते थे, ये चर्च से जुड़े हुए लोग थे फ्रांस में। सेकेंड स्टेट में कौन लोग थे? तो सेकेंड स्टेट में थे नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब है जो ऑफिसर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो है ना, बड़े बड़े रैंक वाले ऑफिसर्स वगैरह जो थे वो लोग थे, ठीक है? जो मोनार्की का, राजा का, महाराजा का पार्ट थे, उनके ही किसी बड़े ऑफिस में काम करते थे, वैसे लोग थे, नोबिलिटी। और थर्ड स्टेट्स में कौन थे? तो ये थोड़ा बड़ा सा ग्रुप था। थर्ड स्टेट्स में देखो, तो थर्ड स्टेट्स में कौन थे? तो यहां पे अलग अलग तरह के लोग थे, बिजनेसमैन थे। तो देखो थर्ड स्टेट में भी ना, थर्ड स्टेट के अंदर भी डिवीजन था। सबसे ऊपर में बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे। फिर जो ऑफिसर्स वगैरह थे, छोटे मोटे ऑफिसर्स, लॉयर्स वगैरह, ये लोग थे। तो ये सबसे टॉप पे थे थर्ड स्टेट्स में। उनके नीचे जो है वो कुछ पीजेंट्स, आर्टिसंस वगैरह थे, है ना, मजदूर, किसान, वो लोग थे। और उनके नीचे और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस, लेबर, सर्वेंट, नौकर, ये लोग थे, ठीक है? तो थर्ड स्टेट्स में ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ पीपल था। अब फ्रांस के अब थोड़ा सा याद करो, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला था कि फ्रांस की मोनार्की ने, फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि चलो टैक्स बढ़ा देते हैं, है ना, पैसे आएंगे। अब प्रॉब्लम ये लाइन बढ़ो, ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट्स पेड टैक्स। ये जो टैक्स पे करने का काम था, ये फर्स्ट स्टेट वाले नहीं करते थे, सेकंड स्टेट वाले नहीं करते थे, ओनली थर्ड वाले करते थे। मतलब टैक्स अगर बढ़ाया जाएगा तो फर्स्ट स्टेट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो चर्च से जुड़े हुए जो क्लर्जीज जो थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो नोबिलिटीज थे उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम किनको होगा? ये थर्ड स्टेट वालों को, ये बिजनेसमैन, पीजेंट, फार्मर, लेबर, इनको प्रॉब्लम्स होंगे। और ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स अगर ज्यादा हुए तो उसका रिएक्शन भी देखने को मिलेगा ना, बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो ये देखो कि फ्रांस में ये जो सोसाइटी का जो ये डिवीजन जो था, ये कोई नया नहीं था। ऐसा नहीं कि ये सडनली कुछ था, ये बहुत लंबे समय से चले आ रहा था। और इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, ओल्ड रिजीम। फ्रांस में ये जो सोसाइटी चल रही थी, स्पेशली 1789 से पहले की सोसाइटी जो है, 1789 से पहले का जो फ्रांस का सोसाइटी जो चल रहा था, जिस तरीके से पूरी सोसाइटी को चलाया जाता था, जो इंस्टीट्यूशंस जो थे, इनके लिए टर्म यूज किया जाता है कौन सा? ओल्ड रेजिम। तो आपके बुक में जब कभी भी ओल्ड रेजिम बोला जाएगा ना, तो बेसिकली ये जो सोसाइटी जिस तरीके है इसके लिए यूज करा जाता है। तो सोसाइटी में तो ऑफकोर्स आप देखो, 2 ग्रुप जो है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, इनका तो कंडीशन ठीक है। थर्ड स्टेट्स वालों का कंडीशन खराब है ना, ऑलरेडी गरीब है। आप सोचो जो गरीब लोग है, तो थर्ड स्टेट्स में जो पुअर है, नौकर है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास 2 पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, टैक्स भी उनको ही पे करना है। कितनी खराब कंडीशन थी इनकी। और बात करते हैं इनके बारे में, थर्ड स्टेट्स वालों के बारे में। थर्ड स्टेट्स में देखो जो पीजेंट्स थे, है ना, फार्मर, किसान जो थे, फ्रांस में मान लो अगर 100 लोग थे, 100 में से 90%, जो 90% जो लोग थे, 90 लोग जो थे, वो कौन थे? वो थे पीजेंट्स। मतलब फ्रांस के ज्यादातर जो लोग थे वो थे पीजेंट्स। इसमें से कुछ लोगों के पास में छोटी सी जमीनें थी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कोई जमीनें नहीं थी। ये लोग क्या करते थे? जो बड़े बड़े जो लॉर्ड्स थे, जो बड़े बड़े जमींदार जो थे, उनके घरों में काम करते थे, उनको सर्व करते थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको फोर्स किया जाता था, है ना, काम करने के लिए। और टैक्स तो इनको ही भरना है। आप सोच रहे हो, जो गरीब है उनको टैक्स भरना है, अमीर लोगों को कोई टैक्स नहीं भरना है। कितना खराब कंडीशन था, ऐसा था। ये जो पीजेंट्स जो थे, इनको एक टैक्स भरना पड़ता था, एक डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता था, नाम है टिल। अच्छा, यहां पे मैं अगर इस वर्ड को गलत अगर रीड कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा, बिकॉज ये कुछ फ्रेंच वर्ड है ना, मुझे फ्रेंच नहीं आती।
तो ये एक टैक्स इनको भरना पड़ता था, इन पीजेंट्स को। इसके अलावा और भी बहुत सारे दूसरे इनडायरेक्ट टैक्स थे, वो भी भरने पड़ते थे। खाने के सामान में, सॉल्ट में, टोबैको में, सब में टैक्स भरो। सिर्फ इतना ही नहीं, तो इसके अलावा इनको और बहुत सारे दूसरे टैक्स भरने पड़ रहे हैं। जो चर्च जो थे वो भी इनको, इनके ऊपर एक टैक्स लगाते थे। मतलब पूरा का पूरा फ्रांस का जो बर्डन जो है, फ्रांस का जो भी फाइनेंशियल बर्डन है, इन गरीब लोगों ने अपने कंधों पे लेके रखा था। इन थर्ड स्टेट्स वालों ने अपने कंधे पे लेके रखा था। अब बात करते हैं नोबल्स एंड चर्चेस, जो फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट्स वाले हैं, उनकी थोड़ा बात किया जाए अगर, तो इनका तो मौज ही मौज था। इनकी तो कंडीशन बहुत अच्छी थी। इनको बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते थे, बहुत सारा इनको जो है एक तरह का छूट मिलता था बाय बर्थ। अगर किसी का जन्म नोबिलिटी में हुआ है, अगर कोई क्लर्जी से ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, कोई टैक्स नहीं भरना पड़ा है, कोई टैक्स भरना नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप ये सोचो इनके पास 60% ऑफ द फ्रांस की लैंड इनके पास थी। आप सोचो, ये ऐसे लोग जिनको कोई टैक्स नहीं भरना पड़ रहा है, अब फ्रांस का 60% लैंड जो जमीनें जो है वो इनके कब्जे में है, इनके पास में है। इसके अलावा ये लोग जो है बहुत सारे फ्यूडल प्रिविलेजेस थे। फ्यूडल प्रिविलेजेस मतलब ये लोग जो है, जो गरीब जो फार्मर्स वगैरह थे, उनके ऊपर भी ये लोग भी कुछ टैक्स वैक्स ये लोग भी लगाते थे। उनसे जो है, उनसे भी ये लोग कुछ पैसे वसूलते थे। जो चर्च जो थी, वो चर्च भी एक तरह का टैक्स, क्या होता है, टिथिस नाम की जो टैक्स जो है, ये पीजेंट से जो है ये लोग लेते थे। जनरली एग्रीकल्चर के वे में होता था। मान लो अगर कोई खेत है, किसी खेत में, किसी एग्रीकल्चर फील्ड में अगर 100 kg वीट हुआ, कितना केजी, मान लो 100 kg वीट हुआ, किसी फार्मर ने ग्रो किया 100 kg वीट, तो उसमें से 10 kg जो है वो चर्च वालों को देना पड़ेगा। चर्च वालों को देना पड़ेगा, मतलब उस समय जो फ्रांस में जो चर्च जो थे, वो लोग ये टैक्स लगाते थे। तो ऐसी कंडीशन थी फ्रांस में उस टाइम, है ना। एक तरफ ऐसे लोग जो बहुत गरीब है, खाने को पैसे नहीं है और उनको टैक्स भरना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग जिनके पास पैसे ही पैसे हैं, कोई टैक्स नहीं देना है। ये सिचुएशन थी फ्रांस में। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ऑफ कोर्स जब फ्रांस में ऐसे लोग जब होंगे, तो जो स्ट्रगल होगा, जो फ्रांस के जो लोग होंगे, जो वो गरीब लोग, थर्ड स्टेट्स वाले लोग, वो क्या करेंगे, स्ट्रगल तो करेंगे ना सर्वाइव करने में। जिंदगी उनकी आसान होगी नहीं, ऐसा ही था। आप देखो फ्रांस की पॉपुलेशन जो है वो 1715 में 23 मिलियन थी। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। और 1789 आते आते तक पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई, मतलब 5 मिलियन बढ़ गया। 50 लाख लोग जो है, 50 लाख लोग जो है फ्रांस की पॉपुलेशन में ऐड हो गए, बढ़ गए। तो पॉपुलेशन फ्रांस की लगातार बढ़ रही थी। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, इनको क्या चाहिए, फूड खाना चाहिए इनको। तो हम लोग ये देखेंगे पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन फ्रांस में जो फूड का प्रोडक्शन जो है, वो प्रोडक्शन जो है वो उस तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ऑफकोर्स ज्यादा खाएंगे, ज्यादा फूड चाहिए, लेकिन मार्केट में उतनी ज्यादा फूड का प्रोडक्शन जो है नहीं आया। एज अ रिजल्ट होगा क्या, मार्केट में फूड की शॉर्टेज हो गई। मार्केट में फूड की शॉर्टेज हो गई, और जब कभी भी किसी भी चीज की शॉर्टेज होती है, तो उसका प्राइस इंक्रीज होता है। जब कभी भी कोई भी चीज की कमी हो जाती है मार्केट में, आप देखोगे उसकी दाम बढ़ने लगती है। फ्रांस में भी यही हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई, ब्रेड के दाम जो है वहां पे बढ़ने लगे। जो ब्रेड जो है उसकी दाम जो है उसके फ्रांस में बढ़ने लगे। और ये वहां के लोगों का स्टेपल राइस था, मेनली वहां के लोग जो है ब्रेड खाते थे। अब आप सोचो ब्रेड के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो रिच लोग हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे हैं खा लेंगे, जो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले लोग जो है। लेकिन थर्ड स्टेट्स वालों का क्या, इनके पास तो ज्यादा पैसे नहीं थे, है ना, इनके पास तो ज्यादा पैसे नहीं थे, इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जो वर्कर्स थे फ्रांस में, जो वर्कर्स थे, इनकी सैलरी वैसे इंक्रीज नहीं हुई। देखो आपकी, अगर आप नोटिस करो, अगर महंगाई बढ़ती जाए और उसके साथ आपका सैलरी भी बढ़ता जाए, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आज एक बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का खरीदते हो, कल के डेट में जाके मान लो वो 50 रुपया हो जाए, लेकिन आपकी सैलरी भी, आपकी सैलरी जो है वो भी 1000 रुपए से 10,000 हो जाए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैलरी भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सैलरी नहीं बढ़े, आपके जो वेजेस है, तनख्वाह जो है वो नहीं बढ़े, और महंगाई बढ़े, तब आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फ्रांस में भी यही हुआ। जो वर्कर्स जो थे, इनकी सैलरी तो इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन प्राइस तो लगातार बढ़ रहे थे खाने पीने के सामान के।
अब इसके साथ और प्रॉब्लम ऐड हो गया, स्पेशली जब कभी भी मान लो बैड हार्वेस्ट होता था। बैड हार्वेस्ट का मतलब क्या है, किसी कारण से थोड़ी अच्छी खेती नहीं हुई, मान लो सूखा आ गया, ड्रॉट आ गया, है ना, ड्रॉट आ गया, सूखा आ गया, प्रॉपर तरीके से खेती नहीं हुई, तब तो क्या हो गया, फूड का शॉर्टेज और ज्यादा हो जाएगा, फूड के प्राइसेस और बढ़ जाएंगे, हालत तो ऐसे हो जाएंगे कि लोगों के पास एक टाइम खाने को नहीं मिलेगा, खाने के लिए लोग लड़ेंगे, है ना। ऐसा ही कुछ सिचुएशन जो है फ्रांस में जो है वो डेवलप हो चुका था। इसको बोलेंगे क्या, सब्सिडेंस क्राइसिस, मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें लोगों को खाने में, जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा जो खाना मिल जाए, ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा सिचुएशन हो चुका था फ्रांस में। और ये सिचुएशन कुछ नया नहीं था, ये ओल्ड रेजिम के टाइम में, ओल्ड रेजिम मतलब ये 79 से 1789 79 वाला जो ये पीरियड जो है, इससे पहले का जो टाइम है उसको ओल्ड रेजिम बोल रहे हैं। ये कोई नया बात नहीं था, लगातार हो रहा था ये। और इसका प्रॉब्लम किनको फेस करना पड़ रहा था, थर्ड स्टेट्स वालों को। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के पास तो पैसा था, उनको इशू नहीं था, थर्ड स्टेट्स वाले बेचारे मर रहे थे, ऐसा सिचुएशन था। नाउ जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि थर्ड स्टेट्स में कोई एक लोग नहीं थे, ऐसा नहीं कि थर्ड स्टेट में सारे लोग पीजेंस थे, थर्ड स्टेट्स के अंदर बिजनेसमैन भी थे, थर्ड स्टेट्स के अंदर लेबर भी थे, थर्ड स्टेट्समैन के अंदर जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो लोग थे वो लोग भी थे, है ना। तो थर्ड स्टेट्स के अंदर तरह तरह के लोग थे। तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विजेसेस एंड टू प्रिविलेजेस। हम लोग ये देखेंगे कि थर्ड स्टेट्स के अंदर में एक ग्रुप इमर्ज होकर आएगा जिसको बोलेंगे मिडिल क्लास। क्या है मिडिल क्लास, समझते हैं आगे। देखो, जो पीजेंट थे या फिर जो किसान थे, लेबर्स थे, जो टैक्स बढ़ने के कारण सफर कर रहे थे, उन्होंने पास्ट में प्रोटेस्ट किया, रिवॉल्ट किया, है ना, किंग के अगेंस्ट में अपनी आवाज उठाई कि हम लोग भूखों मर रहे हैं, कुछ करो हमारे लिए। लेकिन इनका कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि ये गरीब लोग बेचारे, इनको प्रॉपरली पता नहीं था किस तरीके से जो है आगे बढ़ना है, कैसे करके प्रोटेस्ट करना है, कैसे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाना है, तो कुछ खास इनको सक्सेसफुल नहीं मिला। लेकिन इसी थर्ड स्टेट्स के अंदर से हम लोग देखेंगे जब मिडिल क्लास जो है, ये लोग जब इमर्ज होके आएंगे, ये ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे, एजुकेशन था इनके पास, पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास नए नए आइडियाज थे, है ना। तो नए नए आइडिया लगाएंगे, नए नए ये तरीके अपनाएंगे, पढ़े लिखे लोग जो ये है थर्ड स्टेट्स के अंदर। और ये लोग क्या करेंगे, ये लोग नया तरीके से रिवॉल्ट करना स्टार्ट करेंगे फ्रांस की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये थर्ड स्टेट्स वाले में ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनको नया नया आइडिया आया कहां से आए ये नया नया आइडिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो फ्रांस में ये जो नया जो सोशल ग्रुप जो इमर्ज होके आया था 18th सेंचुरी में, ये पढ़े लिखे लोग थे। कौन लोग थे इसमें, जो मर्चेंट्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, प्रोफेशनल्स जो थे, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटर, ऑफिसर्स वगैरह जो ये थे, है ना, प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले लोग ऐसे थे, तो ये लोग थे। थोड़ा बहुत पैसा भी था इनके पास, जैसे मर्चेंट्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे, ये लोग क्या करते थे, सिल्क का या फिर वुलन का, टेक्सटाइल का ये लोग ट्रेड करते थे, दूसरे कंट्री के साथ ओवरसी ट्रेड करते थे, थोड़े बहुत पैसे भी इन्होंने कमाए, है ना, और नए आइडियाज भी इनके पास आते रहे। इनका कहना क्या था, ये जो थर्ड स्टेट्स के अंदर ये जो पढ़े लिखे लोगों का जो ग्रुप आया, इनका क्या मानना था, इनका मानना ये था कि जो हम लोग ये देख रहे हैं ना कि बहुत सारे जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को बाई बर्थ बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता है, ये गलत है, ये गलत है। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट वालों को जो है जन्म से ही जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, बाई बर्थ प्रिविलेजेस मिलते हैं, ये रॉन्ग है। इनका कहना यह था कि ये तो किसी को प्रिविलेजेस मिलना है कि नहीं मिलना है, ये उनके मेरिट पे डिसाइड होना चाहिए, उनके काबिलियत पे डिसाइड होना चाहिए, ना कि उनका जन्म हुआ है फर्स्ट स्टेट में, सेकंड स्टेट में, तो फिर उसको प्रिविलेजेस दे दो। ये जो ग्रुप के लोग थे, ये जो नए सोसाइटी वाले जो ग्रुप थे थर्ड स्टेट के अंदर, जो ये मिडिल क्लास वाले जो ग्रुप थे, ये चाहते थे एक ऐसी सोसाइटी हो जहां पे फ्रीडम हो, जहां अपॉर्चुनिटी मिले सभी को, जहां पे लॉ हो सभी के लिए बराबर हो, अगर टैक्स लगाना है तो सब पे लगे, ये ऐसी सोसाइटी चाहते थे। और इसके जो नए नए आइडियाज जो है, इन नए नए आइडियाज को जो मैंने अभी कहा कि इनके पास नए नए आइडियाज आए, ये नए नए आइडियाज को सामने लाने में बहुत सारे फिलोसोफर, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप नाम पढ़ोगे, जॉन लॉक, जीन जैस्क्यू रूसो, या फिर मॉन्टेस्क्यू, एक और पर्सन है,
इन्होंने बहुत सारे आइडियाज जो है सोसाइटी के सामने रखे, सोसाइटी को नए नए आइडियाज दिए, और लोगों ने जब इनके आइडिया को पढ़ा, सुना, समझा, तो लोगों को ये आइडिया पसंद आया, लोगों ने उस पर वर्क किया। क्या आइडिया दे रहे थे ये, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, जॉन लॉक ने क्या कहा। जॉन लॉक ने अपने एक बुक में, इनका जो बुक जो है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने कहा कि जो ये डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है, पहले आप एक बार ये वर्ड्स को समझो। पहले के टाइम में क्या होता था, जो राजा या किंग वगैरह जो होते थे ना, ये लोग अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करते थे कि वो लोग गॉड है, उनको गॉड ने भेजा है रूल करने के लिए। ऐसा क्यों? ताकि जो नॉर्मल पीपल है उनको वो लोग क्या करेंगे, किंग को एज अ गॉड देखेंगे, और गॉड के अगेंस्ट कोई बोलना नहीं चाहेगा, है ना। मतलब नॉर्मल पीपल जो है वो लोग किंग को गॉड के तौर पे देखे, एज अ भगवान के तौर पे, गॉड के तौर पे देखे, है ना। तो ताकि उनके अगेंस्ट में कोई कुछ बोल ना पाए, तो इसीलिए वो लोग जो है अपने आप को एज अ गॉड दिखाते थे। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। तो जॉन लॉक ने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, वो लोग भी हमारी तरह ह्यूमन है, लोग है, हमारी तरह आपकी तरह ही लोग है। एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क, इसके अगेंस्ट भी कहा जॉन लॉक ने। एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किंग चाहे जो मर्जी करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। यह गलत है। एब्सोल्यूट राइट ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से रूसो हम लोग देखेंगे, वो भी कुछ आइडिया देंगे। ये बोलेंगे कि ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जहां पे लोगों के बीच में और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। मतलब क्या है, लोग और लोगों को जो रूल करने वाले जो लोग हैं, उनको बीच में जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो। ऐसा नहीं कि वो लोग अपने मन से जो चाहे करे, जो रूल कर रहे हैं, वो जो रूलर जो है ये अपना मन मर्जी कुछ भी कर ले, उनको कोई पूछने वाला, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल एक तरह का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। इसी तरीके से मॉन्टेस्क्यू जो है, ये भी अपने बुक में द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इस बुक में ये बात करेंगे डिवीजन ऑफ द पावर। डिवीजन ऑफ द पावर क्या है समझो। पहले के टाइम में क्या होता था, किंग के पास ही सारा पावर है, किंग ही सबसे बड़ा है, किंग ही जज है, किंग ही पनिशमेंट देगा, किंग पनिशमेंट डिसाइड करेगा, किंग लॉ बनाएगा, किंग लॉ को खत्म करेगा, किंग डिसाइड करेगा लॉ अच्छा है कि खराब है, सब कुछ करेगा किंग, सारा पावर किंग के पास। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि नहीं, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवीजन करो, बांटो। कुछ लोगों के कुछ ऐसे कुछ लोग बनाओ जिनको पावर दो जज करने का, जो जिनका सिर्फ काम हो जज करने का। ऐसे कुछ लोग बनाओ जिनका काम हो लॉ बनाने का, जो सिर्फ लॉ को बनाए। ऐसे कुछ लोग चुनो जिनका काम होगा लॉ को इंप्लीमेंट करने का। मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्क दो, एक ही आदमी सारा काम करे ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या बनाओ, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि 3 ग्रुप बनाओ, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और इनके बीच में पावर को डिवाइड करो, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करो। लेजिस्लेचर वालों को बोलो कि आप क्या करो, आप लॉ बनाने का काम करो। जुडिशरी वालों को बोलो कि आप जो है आप देखो लॉ सही तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही है, आप जज बनने का काम करो। एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ को इंप्लीमेंट करने का काम करो। तो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखो। इस तरह के आइडियाज इन लोगों ने, ये जो फिलोसफर्स जो है फ्रांस के, इन्होंने दिया। और ये आइडिया जब नॉर्मल लोगों के पास पहुंचा, नॉर्मल लोगों के पास जब पहुंचा, तो लोगों को यह आइडिया पसंद आया, लोगों को यह आइडिया पसंद आया। जैसे आप देख सकते हो कि यूएसए को जब इंडिपेंडेंस फ्रांस ने दिलवाया, है ना, यूएसए के जो 13 कॉलोनीज जो है उनको इंडिपेंडेंस किनसे मिला, ब्रिटेन से। और इस प्रोसेस में फ्रांस ने हेल्प किया था। तो जब यूएसए में जब गवर्नमेंट बना, तो उन लोगों ने मॉन्टेस्क्यू के इस आइडिया को सपोर्ट किया, ये डिवीजन ऑफ पावर जो है इसको सपोर्ट किया, इसको अपनाया। यूएसए का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें बहुत सारे इस तरह के राइट्स जो है ये सबको जो है ऐड किया गया, लोगों को, सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए। तो जब फ्रांस ने यूएसए को हेल्प किया, फ्रांस ने यूएसए को हेल्प किया और यूएसए ने इस तरह के लॉज को अपनाए हैं, तो फ्रांस क्यों नहीं अपनाए? फ्रांस में भी तो ये होना चाहिए। हम लोग ये देखेंगे, ये जो आइडियाज थे ये पूरा फ्रांस में बहुत ही तेजी के साथ फैला, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। लोगों ने जो है जब इस आइडियाज को रीड किया बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में, तो लोगों को समझ में आया इसके बारे में। जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे, जो लोग पढ़े लिखे लोग नहीं थे, बाकी जो दूसरे लोग, वो लोग जो पढ़ना जानते थे, वो लोग क्या करते थे, उनको हेल्प करते थे। वो लोग जोर जोर से बुक रीड करते थे, पब्लिक प्लेस में, सैलून में, कॉफी शॉप में, लोग इन ये सब टॉपिक पे बात किया करते थे, डिबेट करते थे।
तो इस तरीके से देखेंगे कि जो कॉमन पीपल है फ्रांस का, उसके पास में ये आइडिया जो है ये जाएगा। और ये आइडिया हर जगह हर तरफ जो है डिस्कस किया जा रहा था कि ये जो सिस्टम जो फ्रांस में बताया जा रहा है कुछ होना चाहिए। अभी जो सिस्टम चल रहा है कि सिर्फ एक लोग टैक्स देंगे और कुछ लोगों को ही सिर्फ बहुत सारे राइट्स मिलेंगे, ये गलत है। ठीक है। और जब लोगों ने जब सुना कि फ्रांस की जो किंग जो है, फ्रांस का जो किंग जो है, फ्रांस की जो गवर्नमेंट जो है ये सोच रही है कि क्या टैक्स को बढ़ाने का, है ना, थोड़ा देर पहले हम लोग देखा था ना कि किंग सोच रहे थे कि टैक्स को बढ़ाया जाए। जब लोगों को ये न्यूज मिला कि किंग सोच रहा है टैक्स को बढ़ाने का, फ्रांस के लोग बहुत गुस्सा हो गए, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। तो ये देखो फ्रांस के लोग जो है गुस्सा हो गए, और ये गुस्सा होकर के क्या करेंगे, तो हमारा जो टॉपिक 2 है, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हो जाएगी, क्रांति, विद्रोह फ्रांस में। ये हमारा पार्ट 3 ऑफ द वीडियो बनेगा। पार्ट 3 में मैं आपको समझाऊंगा कि जब लोगों को ये न्यूज मिला कि किस तरीके से विद्रोह हुआ, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने किस तरह से रिवॉल्ट किए, क्या प्रोसेस था, ये हम लोग पूरा जो है पार्ट 3 में समझेंगे। इस वीडियो में हमने देखा था क्या, फ्रांस की सोसाइटी है ना, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th, हमने समझा। तो यहां पे हमारा पार्ट 1 एंड होता है आपके क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन से। वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट एंड शेयर करें। अच्छा, पार्ट 1 नहीं, पार्ट 2 एंड होता है यहाँ, सॉरी, थैंक यू।